बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 1 में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जी चैप्टर नंबर 2 का वेट क्या है, और उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। हमने लेक्चर नंबर 1 में ये अंडरस्टैंड किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेरिवेटिव का फार्मूला कैसे बनता है। तो डेरिवेटिव का फार्मूला अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझ आनी चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, वो एग्जांपल आपके पेज नंबर 42 के ऊपर जो है वो लिखी हुई है कि सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and its positions after times t and t1 are st and st1। अब ये देखें, जैसे एक पार्टिकल है वो यहाँ से मूव कर रहा है, तो t टाइम में इसका जो डिस्टेंस है वो है st, और t1 टाइम में इसका जो डिस्टेंस है वो बनता है st1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान चेक करें कि डिस्टेंस कितना बनता है st1 माइनस st, और इन दोनों टाइम्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस कितना बनता है t1 माइनस t। तो अब ये देखें कि मैं यहाँ पे लेता हूं कि देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इंटरवल t1 माइनस t इज दिस एंड द डिफरेंस क्वोशंट इज दिस। यानी ये जो दोनों डिस्टेंस के दरमियान जो डिफरेंस है और जो दोनों टाइम्स के दरमियान डिफरेंस है, इनका जो क्वोशंट है, इनको डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो हमारा कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन इसके साथ साथ अब इस बात पे गौर करें कि जब तक ये t1 माइनस t यानी इन दोनों टाइम्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम से कम नहीं होता, उतनी देर तक हम एग्जैक्ट वैल्यू के करीब नहीं पहुंच सकते। अब ये जो मैंने अल्फाज बोले हैं कि जब तक इन दोनों टाइम्स के दरमियान डिफरेंस जो है कम से कम नहीं होगा, उतनी देर तक हम एग्जैक्ट वैल्यू के करीब नहीं पहुंच सकते। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इस एग्जांपल से मिलेगी। अब इस एग्जांपल की तरफ आए, देखें, फर्ज किया कि हमारे पास ये एक फंक्शन है st इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। इसमें t की वैल्यू हम रिप्लेस करते जाएंगे, यानी टाइम हम इसमें पुट करते जाएंगे और डिस्टेंस हमारे पास आता जाएगा। तो अब ये देखें कि एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने कैसे फाइंड करना है। फर्ज किया जैसे ये दोनों टाइम्स हैं, मैंने यहाँ टाइम लिया है पहले 3 सेकंड, फिर मैंने लिया है 5 सेकंड। अब ये देखें, ये t3 और t5 मैं इसी फार्मूले में पुट करता हूँ क्योंकि मुझे एवरेज रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला ये जो हमने बनाया है, हम इसी फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पर t1 की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या बनेगा s5। t की वैल्यू क्या है 3, ये क्या बनेगा s3। ये क्या है t1 माइनस t, तो ये क्या बना 5 माइनस 3। अब s5 यहाँ पर 5 पुट करने से क्या हमारे पास आंसर आता है, जरा गौर करें। 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 5। s3 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ 3 पुट करें, 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस 3 ये 12। 25 प्लस 5 30, 9 प्लस 3 12। तो 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आता है 9। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर ये s4 और s3 पुट करते हैं और यहाँ 4 माइनस 3, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 8। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर s3.5 और s3 पुट करते हैं और नीचे 3.5 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आता है 7.5। अब इस पे गौर करें कि हमने ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाला है, इसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। यानी ये 9 ये भी टोटली डिफरेंट वैल्यू है, ये 8 भी टोटली डिफरेंट वैल्यू है, ये 7.5 भी टोटली डिफरेंट वैल्यू है।
अब ये देखें यहाँ पर जो टाइम्स के दरमियान जो डिफरेंस था वो था 5 - 3 2, यहाँ पर कितना था 4 - 3 1, यहाँ कितना है 3.5 - 3 0.5। अब हम इन दोनों टाइम्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम और कम करने की कोशिश करते हैं। अब देखें एक टाइम हमने 3 लिया है तो एक हम ले लेते हैं 3.1, एक हमने 3 लिया है तो दूसरा हम 3.01, एक हमने 3 लिया है तो दूसरा 3.001। अब ये देखें कि जब हम इसी फार्मूले में, इस फार्मूले में जब जिस तरीके से हमने ये वैल्यूज फाइंड की हैं, जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इसी फार्मूले में तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएंगे 7.1, 7.01 और 7.001। अब गौर करें कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास, इनको अप्रोक्सीमेट करें तो ये हमारे पास भी 7 आता है, इसको हम अप्रोक्सीमेट करें तो ये भी हमारे पास 7 आता है, इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये भी हमारे पास 7 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि जब टाइम्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो कम से कम होगा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अब इस स्टेटमेंट की तरफ आए जो लिखी हुई है कि इफ t1 - t इज नॉट सो स्मॉल, कि जब इनके दरमियान डिफरेंस जो है जब वो स्मॉल से स्मॉल नहीं होगा तो उस वक्त तक हम एवरेज रेट ऑफ चेंज डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज नियर t। तो यानी कि हमारे पास जो एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज है वो नहीं आ सकता। तो अब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। कम से कम को हम शो करते हैं डेल्टा से। ये डेल्टा का साइन कैसे बनाते हैं ये जरा देख लें। जैसे हम 8 बनाते हैं ना जल्दी में, ठीक है, तो ये समझ लें कि ये हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा, डेल्टा टी। ये देखें, ये डेल्टा। अब ये देखिए डेल्टा टी मीन टी में स्मॉल चेंज, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम से कम होगा और वो जो कम से कम है उसको हम डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से माइनस टी इधर आके प्लस हो गया तो ये t1 किसके इक्वल आ गया, t प्लस डेल्टा टी। तो अब ये देखें, यही t1 की वैल्यू जो है जब मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा t1 की जगह पर तो ये मेरे पास क्या बनेगा st प्लस डेल्टा टी माइनस st, और नीचे क्या लिखा हुआ है t1 माइनस t, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा डेल्टा t। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट फार्मूला बन गया किसका, रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम इंटरवल डेल्टा t। अब ये जो मेरे पास फार्मूला बन गया है ये किसका फार्मूला बना है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये है कि हम कहते हैं कि फौरी उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, फौरन उसका जो है वो रेट ऑफ चेंज जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो फौरी जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें कब मिलेगा, जब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम होगा। कम से कम मुराद ये है, इस पे गौर करें कि 3.1 माइनस 3 ये क्या बनता है 0.1, 3.01 माइनस 3 ये क्या बनता है 0.01, 3.001 माइनस 3 ये क्या बनता है 0.001। तो अब ये देखें, ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास ये डेल्टा टी जो है ये अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा तो उस वक्त ये जो रेट ऑफ चेंज है ये किस में चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो ये बनेगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस टी ओवर डेल्टा टी। तो ये जो फार्मूला है ये हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। थैंक यू वेरी मच।